मैं हूं कबीर। सो वेलकम टू स्ट्रीट स्ट्रीट 24/7। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेओए अकाउंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जितने भी ये क्वेश्चंस है ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा जो भी ऑडिटिंग या ऑडिटर लेवल के आपके एग्जाम होते हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना, बहुत काम की वीडियो है। एज इट इज़ आपको बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको ऐसी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो की पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे @स्ट्रीट स्टडी लिख के। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं स्ट्रीट स्टडी 247 से। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द सेशन। दोस्तों, जितने भी मेरे वीडियोस रहते हैं ये बाइलिंगुअल रहते हैं। स्क्रीन पे लिखी लैंग्वेज इंग्लिश है और मेरी एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहती है ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट का फायदा हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ गुड्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जाता है तो उस टाइम पे जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस की जाती हैं सेलर द्वारा उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है फ्यूचर गुड्स। तो आपको याद रखना है कि ये गुड्स हैं फ्यूचर गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चन नंबर 2, ए लीज फॉर एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस कैन बी टर्मिनेटेड बाय द लेसर और लेसी बाय गिविंग नोटिस टू वन अनदर ऑफ। तो दोस्तों, लीज क्या हो गया? जैसे हम बोलते हैं जनरली कि ये घर मैंने लीज पे लिया है, मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हो किराया। तो ए लीज होती है जो या तो एग्रीकल्चरल या फिर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए किसी बिजनेसमैन ने ले रखी है, वो खत्म हो जाती है जब लेसर या लेसी में से एक दूसरे को वो अगर नोटिस दे देते हैं। तो ये नोटिस की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? तो ये नोटिस की ड्यूरेशन 6 मंथ की होनी चाहिए। तो दोस्तों, लेसर और लेसी में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। लेसर और लेसी में क्या डिफरेंस होता है? द लेसर इज द लीगल ओनर ऑफ द एसेट और द प्रॉपर्टी एंड ही गिव्स द लेसी द राइट टू यूज और ऑक्यूपाई द एसेट और प्रॉपर्टी फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। तो लेसर यहाँ पे क्या हुआ? लेसर हुआ ओनर, मतलब कि जिसकी प्रॉपर्टी है, और लेसी कौन हुआ? जिसको आप बोल सकते हैं किराएदार, मतलब कि जिसने वो प्रॉपर्टी को ऑब्टेन किया है। तो ये याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है लेसर और लेसी में क्या डिफरेंस है, या फिर आप कभी आपने एग्जाम्स दिए होंगे, इंटरव्यू वगैरह दिए होंगे तो वहाँ पे भी ये कॉमन सी टर्म पूछी जाती हैं। लेसर लेसी क्या होता है, मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी क्या होता है, जो ऐसे हजारों क्वेश्चंस होते हैं। बट आपको वो याद रखने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहें और एग्जामिनेशन में भी या फिर आपके इंटरव्यू में पूछे जाएं। तो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैंकर्स लीन इज कॉल्ड एज। तो बैंकर की लीन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, बैंकर की लीन को कहा जाता है इंप्लाइड प्लेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए मेमोरेंडम रिकॉर्डिंग मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स डज नॉट रिक्वायर। तो एक मेमोरेंडम, जब हम कोई मॉर्टगेज करते हैं तो उस टाइम पे मॉर्टगेज की भी आपको पता है डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे इंग्लिश मॉर्टगेज, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, मतलब कि ईएमडीडी, जिसको बोला था इक्विटेबल मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। इसके अलावा रजिस्टर्ड मॉर्टगेज और भी 2-3 तरह की मॉर्टगेज होती हैं। बट इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जब हम मॉर्टगेज करवाने जाते हैं तो एक मेमोरेंडम साइन किया जाता है। तो मेमोरेंडम रिकॉर्डिंग मॉर्टगेज, जिसमें बेसिकली मॉर्टगेज का जो जितना भी कि किस प्रॉपर्टी को हम मॉर्टगेज कर रहे हैं, कितना उस पर पैसा लग रहा है, वो सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो उस मेमोरेंडम को बेसिकली क्या बोला जाता है? इन केस ऑफ ईएमडीडी, यहाँ पे बात हो रही है इक्विटेबल मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, या आप कह सकते हैं डीटीटी या डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। तो उस मेमोरेंडम को बेसिकली क्या कहा जाता है? तो बेसिकली आपको याद रखना है कि उस मेमोरेंडम को जब साइन किया जाता है तो उसके लिए हमें स्टैंपिंग की जरूरत होती है, बट रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। सो ए मेमोरेंडम रिकॉर्डिंग मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन बट इट रिक्वायर्स स्टैंपिंग। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन केस ऑफ विच टाइप ऑफ गुड बैंकर्स लीन इज नॉट एप्लीकेबल। इनमें से किस गुड्स में बैंकर की लीन एप्लीकेबल नहीं है? तो बैंकर की लीन फिनिश गुड्स में भी होती है, बट ये स्टोलन गुड्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होती है। तो आपको याद रखना है, बैंकर्स लीन इज नॉट एप्लीकेबल टू स्टोलन गुड्स, ऑप्शन नंबर बी। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे मूव करने से पहले आपको यही कहना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में सर्च कीजिए @street study। जैसे आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करेंगे, मोर देन 510 आपको वहाँ पे हमारे फॉलोअर दिखेंगे। वीडियो अपडेट भी वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। इसके अलावा वीडियो की पीडीएफ्स मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाइए, सर्च कीजिए सर्च बॉक्स में @street study, वहाँ पे मैं वीडियो की पीडीएफ्स रेगुलर बेसिस पे डालता रहता हूँ। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, ऑन विच टाइप ऑफ राइट कम्स इनटू फोर्स व्हेन टू अकाउंट इज सेट ऑफ। जब दो अकाउंट को सेट ऑफ किया जाता है तो किस तरह का राइट कम्स इनटू फोर्स, तो क्या कहा जाता है उस राइट को, तो उस राइट को कहा जाता है कंबाइनिंग राइट, मतलब कि कंबाइंड राइट। इसमें क्या होता है बेसिकली, मैं बता देता हूँ आपको सेट ऑफ में क्या होता है। सपोज करो आपके दो अकाउंट है, एक अकाउंट है आपका सेविंग अकाउंट और एक अकाउंट है आपका लोन अकाउंट किसी बैंक में, ठीक है। अभी क्या है, आपका जो लोन अकाउंट है वो चल रहा है नेगेटिव में, मतलब कि आप ईएमआई नहीं भर रहे हो, और सिमिलर बेसिस पे आपका एसबी अकाउंट से पैसा डिडक्ट नहीं हो रहा है और वो पॉजिटिव में है। तो क्या करेंगे इस केस में, इस केस में आपका जो सेविंग अकाउंट है उसको डेबिट करके आपका जो लोन का जो पैसा है उसको उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा, मतलब कि इस सेविंग अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, लोन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, ताकि सेटअप हो जाए, मतलब कि दोनों अकाउंट आपके स्टैंडर्ड रहें। अगर इसको स्टैंडर्ड नहीं किया गया तो ये आपका एनपीए बन जाएगा। इसीलिए राइट टू सेट ऑफ यूज़ किया जाता है। जो राइट टू सेट ऑफ में आपको बेसिकली क्या किया जाता है, राइट टू सेट ऑफ में बेसिकली कंबाइन किया जाता है। तो आपको याद रखना है कंबाइन किया जाता है, जिसमें अगर आपका सपोज करो सेविंग भी है, करंट भी है और आपका लोन अकाउंट में है, ठीक है। इस केस में अगर सपोज करो आपके करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है और सेविंग भी आपका डेबिट में है, लोन भी डेबिट में है, तो सेविंग को आपके करंट को डेबिट करके सेविंग और लोन अकाउंट को क्रेडिट करके आपके जो तीनों अकाउंट है वो स्टैंडर्ड कर दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली ध्यान रखनी है। इन डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन देखें तो भूलें मत। गार्निशी ऑर्डर इज इशूड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। तो गार्निशी ऑर्डर कौन इशू करता है, गार्निशी ऑर्डर इशू किए जाते हैं बाय कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कि जो भी आपका कोर्ट ऑफ लॉ होगा किसी डिस्ट्रिक्ट में, वो बेसिकली ज़्यादातर इन गार्निशी ऑर्डर्स को इशू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लिमिट फॉर डिस्पोजिंग एन अपील बाई एपीलेट अथॉरिटी। तो कितना टाइम लगता है डिस्पोज करने को अपील बाई एपीलेट अथॉरिटी, तो ये लगते हैं विद इन 6 मंथ। इनको विद इन 6 मंथ में जो भी इनके पास अपील जाती है उसको डिस्पोज करना पड़ता है। तो आपको याद रखना है एपीलेट अथॉरिटी विद इन 6 मंथ डिस्पोज द अपील विच इज प्रेजेंटेड टू एपीलेट अथॉरिटी। नेक्स्ट इज वेयर एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल कैन बी मेड। तो आप एपीलेट ट्रिब्यूनल के किसी फैसले से अगर खुश नहीं है तो आप एपीलेट ट्रिब्यूनल के खिलाफ कहाँ पे अपील जाहिर कर सकते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा एचसी में, दैट इज हाई कोर्ट। तो अपील अगेंस्ट एपीलेट ट्रिब्यूनल इज लॉन्च्ड इन, या फिर आप कह सकते हैं कहाँ पे आप बना लॉन्च कर सकते हैं इनके अगेंस्ट कंप्लेंट, तो आप फाइल कर सकते हो इनके अगेंस्ट कंप्लेंट इन हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कलेक्टिंग बैंक गेट्स प्रोटेक्शन फॉर कलेक्टिंग ए डीडी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन अंडर विच सेक्शन ऑफ एनआई एक्ट। तो कलेक्टिंग बैंक को प्रोटेक्शन मिलता है फॉर कलेक्टिंग ए डिमांड ड्राफ्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ एनआई एक्ट। तो आपको याद रखना है जो भी बैंक है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है अंडर आर्टिकल 131A ऑफ एनआई एक्ट। तो बेसिकली एनआई क्या होता है, एनआई होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ठीक है। और जो बैंकों की छुट्टियां हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि बैंक्स हॉलीडेज, जो बैंकों की छुट्टियां हैं वो बेसिकली ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है ना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, वो आती हैं एनआई एक्ट। ये याद रखना, हजारों एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि बैंक हॉलीडेज कम्स अंडर विच एक्ट, तो वहां पे आपको ऑप्शन दे देगा अंडर स्टेट गवर्नमेंट एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट, नन ऑफ द अबव, एनआई एक्ट। तो आपको याद रखना एनआई एक्ट 1881 के अंदर बैंक्स की हॉलीडेज डिफाइन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेट एक्सपेंसिव फॉर मूविंग न्यू मशीनरी टू फैक्ट्रीज। तो जो कुली का खर्चा होता है न्यू मशीनरी को मूव करने में किसी फैक्ट्री के, तो उसको बेसिकली किस तरह का एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस बोला जाता है, तो फ्राइट एक्सपेंसेस किसके अंदर आते हैं, अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है, ऑप्शन सी याद रखें इसका आंसर। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो में आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करते जाना, ताकि अगर आपका कोई भी डाउट हो मैं साथ का साथ क्लियर कर दूं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ साथ के साथ लाइक करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, फॉर एन एक्सपेंस टू बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू और कैपिटल डिपेंड ऑन। तो किसी भी एक्सपेंस को क्लासीफाई किया जाता है रेवेन्यू और कैपिटल, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है काइंड ऑफ एक्सपेंस, किस तरह का एक्सपेंस है,
ड्यूरेशन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर, कितने टाइम के लिए वो ड्यूरेशन उसका बेसिकली बेनिफिट कितने टाइम के लिए होगा। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी, तो रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो तीनों कारणों के कारण, ये तीनों कारण बताते हैं रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट बेसिकली याद रखना है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं साथ के साथ उसको रेक्टिफाई करवा दूंगा, आपकी क्वेरी को रिजोल्व करवा दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। कमेंट करके बता देना आपको और ऐसे वीडियोज़ चाहिए या नहीं चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, God bless you all, and because stay connected with us, because together we can make a huge difference. So God bless you all. जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।